संख्या पद्धति है ना, नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन सी है। सबसे पहले अपन ने बात की है सम संख्या। सम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या होता है सम संख्या? ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी के सारी अपने पास में सम संख्या हो गई। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर विषम संख्या। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या वो होती है जिसको अपन बोलते हैं ऑड नंबर। अब देखिए विषम संख्या कौन सी होती है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वे कहलाती है विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस प्रकार की जो संख्या आएगी वे विषम संख्या कहलाएगी। सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यानी इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। उसके बाद आता है प्राकृत संख्याएं। अगला आ रहा है प्राकृत संख्याएं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो अपन गिनती बोलते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो होती है प्राकृत संख्या। यानी ऐसी संख्या जिसमें जीरो को शामिल नहीं किया जा सकता है। देखिए यहां मैं बताऊं, प्राकृत संख्या यानी जिसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता है, जिसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता है, को शामिल नहीं किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या सम्मुख, यानी मैं जब गिनती बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां लिखूंगा मैं 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार जो रेगुलर अपन जो गिनती लिखते हैं, 1 से लेकर चाहे आप 100 तक लिखो, 1000 तक लिखो, 10,000 तक लिखो, कुछ भी गिनती लिखो, लेकिन 1 से स्टार्ट करो और रेगुलर आगे बढ़ जाओ, ये प्राकृत संख्या कहलाती है। तो 3 चीज परिभाषा आपको मैंने क्लियर कराई है। सबसे पहले सम संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे अपन सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 20, 20 एक सम संख्या क्योंकि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। मैंने लिखा मान लीजिए 50, 50 एक सम संख्या है क्योंकि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वो मेरे पास में सम संख्या। अब अगला प्रश्न है विषम संख्या। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 35, तो इस 35 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, तो यहाँ शेषफल बच रहा है, ये विषम संख्या है। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस प्रकार की जो संख्या आएगी वो सारे के सारी विषम संख्या होगी। फिर हम बात करते हैं प्राकृत संख्या। ऐसी संख्या जिसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता है, जीरो को शामिल नहीं किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। वो सम्मुख गिनती के समय आता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार रेगुलर आप गिनती लिखते जाइएगा, वो कहलाता है प्राकृत संख्या। देखिए हमने जो टॉपिक में अध्ययन किया है, सबसे पहले हमने जान लिया है कि सम संख्या कौन सी होती है, उसके बाद हमने जान लिया है विषम संख्या कौन सी होती है, उसके बाद हमने नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं के बारे में जान लिया। अब हम चौथी और पांचवी परिभाषा पढ़ने जाएंगे। चौथी परिभाषा हमारी है पूर्ण संख्या, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर, और छठी जो परिभाषा आने वाली है वो, पांचवी जो परिभाषा आने वाली है वो है पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर। इनके बारे में आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आप साथ के साथ नोट्स जरूर बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात अपन कर लेते हैं चौथी परिभाषा की, जो हमारे पास में आ रहा है पूर्ण संख्या। हमें इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पूर्ण संख्या यानी यहाँ पर जो चल रहा है नंबर वो है होल नंबर। देखिए इसको अपन कैसे डिवाइड करेंगे। पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्याओं में अगर अपन शून्य को शामिल कर ले, प्राकृत संख्याओं में अगर अपन शून्य को शामिल कर ले, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्राकृत संख्या के ग्रुप में, प्राकृत संख्या के ग्रुप में शून्य को शामिल कर ले, शून्य को
शामिल कर ले, प्राकृत संख्या के ग्रुप में अगर आप शून्य को शामिल कर लेते हैं या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर आप 0 को शामिल कर लेते हैं, तो इस प्रकार का जो क्रम बनेगा, इस प्रकार का नया जो ग्रुप बनेगा, उसे हम कहते हैं होल नंबर। जैसे मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 और इस प्रकार ही चलता रहेगा, ये कहलाता है अपने पास में पूर्ण संख्या। देखिए याद करने का बहुत आसान तरीका मैं दे रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं 0 को हटा देता हूं तो 1 2 3 4 5 इनको हम प्राकृत संख्या बोलेंगे, लेकिन अगर मैं शून्य को शामिल कर लूंगा तो ये कहलाएगा मेरे पास पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, अब पांचवी परिभाषा क्या है? पांचवी संख्या अपने पास में पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखिए कई बार स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूजन चलते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ पूर्णांक संख्या क्या होती है। यानी इसको हम बोलेंगे इंटीजर। क्या बोलेंगे इसको अपन? इंटीजर। इंटीजर नंबर क्या होता है? इधर देखिए इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे। अगर अपन इंटीजर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको एक चीज याद रखना होगा। देखिए सबसे पहले आपने सम संख्या के बारे में जान लिया, विषम संख्या के बारे में जान लिया, उसके बाद आपने जान लिया प्राकृत संख्या के बारे में, उसके बाद हम चौथी परिभाषा पूर्ण संख्या आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है, देखिए आपने कई बार ऐसा लिखा हुआ नजर आया होगा +-3, या फिर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आता है +-4, तो इसका मतलब क्या होता है? यही तो कहलाता है, यही तो हमारे पास में पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखना। जैसे देखिए हम अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस ग्राफ में नंबर क्या होता है? इधर देखिए यहां पर 0 पॉइंट होता है मध्य बिंदु, ये एक्स अक्ष का जो कोऑर्डिनेट होता है इधर धनात्मक पॉइंट होता है, यहां धनात्मक होता है, और इस तरफ जो पॉइंट होता है वो हमारे पास में होता है ऋणात्मक पॉइंट। तो यहां लिखा मैंने ऋणात्मक। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं गिनती लिखता हूं, यहां मैंने लिखा 1 या 2 और या 3, तो ग्राफ में ड्रॉ करते समय अपन यहां -1 लिखते हैं, ध्यान होगा आपको, या -2 लिखते हैं और या -3 लिखते हैं। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है +-3। इसका मतलब +-3 का मतलब ये है कि +-3 को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? +-3 का मतलब होता है -3, फिर -2, -1, उसमें फिर 0 को शामिल करना पड़ेगा, फिर हम लिखेंगे 1 2 और 3, ये है +-3 का अर्थ होता है। तो ये जो नंबर आपको नजर आता है वो कहलाता है पूर्णांक संख्या, यानी संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें संख्याओं को ऋणात्मक क्रम भी लिया जाता है और संख्याओं का धनात्मक क्रम भी लिया जाता है, लेकिन शून्य को भी शामिल किया जाता है, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए मैंने लिखा +-4, अब मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? मैं सबसे पहले लिखूंगा 4, उसके बाद लिखूंगा 3, उसके बाद लिखूंगा 2, उसके बाद लिखूंगा 1, उसके बाद लिखूंगा 0, फिर लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा 3 और फिर लिखूंगा 4। ये जो क्रम आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने लिखा है गिनती के रूप में, ये कहलाता है +-4, यानी इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको चौथी और पांचवी परिभाषा बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। देखिए हम छठी परिभाषा जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास में भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। देखिए नाम एक ही है, अगर आपसे भाज्य संख्या बोले या फिर यौगिक नंबर बोले या फिर संयुक्त नंबर बोले या कंपोजिट नंबर बोले, इसके परिभाषा हम क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है, अन्य संख्या का भाग चला जाता है, उसे हम कहते हैं भाग चला जाता है। देखिए आप प्रश्न का लैंग्वेज सुनने की कोशिश कीजिएगा। हमारा प्रश्न क्या है, जो हम परिभाषा पढ़ रहे हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। यह बोल रहा है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। मैंने छोटी सी डेफिनेशन आपको हिंट में लिख दी है, यहां लिख दिया मैंने ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है। जैसे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा, इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां लिखा मैंने 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14 और फिर 15 और फिर 18। आप यहां तक की संख्या को देखो भाई, सबसे पहले इस 4 से शुरू करते हैं, ठीक है। 2 तो क्या अभाज्य संख्या में आ जाएगी। इसको देखो आप, इसमें 2 का पूरा भाग जा रहा ना, लेकिन इसमें दूसरी संख्या 4 का भी भाग जा रहा है, तो इसमें 1 का भी भाग जा रहा है, तो ये जो संख्या कहला रही है भाज्य संख्या है। इसी प्रकार आप 6 को देखो, 2 का पूरा भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है, यानी ऐसी संख्या जिसमें 1 का भाग कंपलसरी है चला जाएगा।
वे संख्या जो दे रखी है उसका भाग कंपल्सरी चला जाएगा, इसके अलावा कोई अन्य संख्या से भी जा सकता है या फिर उसके गुणनखंड संभव होते हैं। 8 में देखो 2 का चला जा रहा है, 4 का जा रहा है और 8 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है। इसी प्रकार अगर मैं बात कर लेता हूं, ये मेरे पास नजर आ रहा है 15, तो इस 15 में 1 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है और 5 का भाग भी जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि सम संख्या का ही भाग जाना है, विषम संख्या का भाग भी जा सकता है, लेकिन ये आता है भाज्य संख्या में। जिस संख्या के गुणनखंड संभव होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं, उसे हम कंपोजिट संख्या कहते हैं। आगे समझ में। चलिए अगली जो परिभाषा आ रही है वो है अभाज्य संख्या की। परिभाषा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारे पास में अभाज्य संख्या। देखिए हमने सम संख्या के बारे में जानकारी जुटा ली है, विषम संख्या हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हमने प्राकृत संख्या को पढ़ा है, फिर हम पूर्ण संख्या को पढ़ चुके हैं, उसके बाद पूर्णांक को पढ़ लिया हमने, और उसके बाद में हमने भाज्य संख्या के बारे में जानकारी ले ली। अब सातवीं जो परिभाषा आ रही है वो है अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप इस पे फोकस करें। यहां मैंने लिखा अभाज्य संख्या, आप अगर इसको पकड़ लेंगे तो ही क्लियर हो जाएगा। देखिए अभाज्य, ये लिखा भाज्य और ए का मतलब मना करना, ना, यानी देखो अभाज्य यानी विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। अब इसको पकड़ लेना, किससे विभाजित नहीं हो, यानी ऐसी संख्या जिसमें केवल उसी संख्या का ही भाग जाता हो, इसके अलावा दुनिया की कोई दूसरी संख्या नहीं है जिसका भाग चला जाता है। तो यानी अभाज्य संख्या केवल और केवल उसी संख्या का भाग जाएगा, केवल उसी संख्या का भाग जाएगा, केवल उसी संख्या का भाग जाएगा। आप देखिए अभी मैं सारा क्लियर करा दूंगा। मैंने लिखा केवल उसी संख्या का भाग जाएगा, इसका मतलब यहां पर 1 का भाग जाना कंपल्सरी है, 1 का भाग तो जाएगा, उसके अलावा सिर्फ केवल उसी संख्या का भाग जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहां लिखा 2, देखो भाई इस 2 में 1 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा और इस 2 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसके अलावा कोई संख्या ही नहीं है। मैंने लिखा यहां पर 3, तो इस 3 में 1 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा और इस 3 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। मैंने लिखा यहां पर 5, इस 5 में 1 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा और इस 5 में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये एक अभाज्य संख्या है। यहां मैंने लिखा 7, इसमें 1 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा और इसमें 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, ये एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए सुनिए, मैंने लिखा जैसे 9, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 9, देखो भाई इस 9 में 1 का पूरा भाग चला जाता है, इस 9 में 3 का भाग भी पूरा चला जाता है, तो ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं, ये भाज्य संख्या। गलती मत करना, याद रखने 9 में 1 का भाग पूरा जाता है, लेकिन 9 में इसके अलावा 3 का भी तो भाग जा रहा है। तो जैसे अगर के अलावा, 1 के अलावा या उस संख्या के अलावा किसी तीसरी संख्या का अगर भाग जाता है तो वे भाज्य संख्या में आती है, फिर उसे अपन अभाज्य संख्या में काउंट नहीं करेंगे। हो गया क्लियर। तो भाज्य अभाज्य संख्या वे होती है जिसमें केवल और केवल 1 का भाग जाता है या फिर केवल उसी संख्या का भाग जाता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, याद रखिए 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या है वे 25 होती है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब कौन कौन सी होती है उसके बारे में मैं आपको यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिए। मैंने लिखा 1 से 10 वाली। अब 1 से 10 में कौन कौन सी होती है यहाँ देखिएगा। 1 से 10 की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आता है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, यानी 1 से 10 में 4 अभाज्य संख्या है। कितने अभाज्य संख्या, 4। अब देखिए आगे बात करते हैं। यहां मैंने लिखा 11 से लेकर 20 तक। देखिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, बाद में उतार लेना, कॉपी नहीं करे साथ के साथ। इधर देखिए इसमें 11 है जिसमें केवल 1 और 11 का भाग जाता है, उसके बाद 13 है जिसमें केवल 1 और 13 का भाग जाता है, उसके बाद मैं लिखूंगा यहां पर 17। देखो 15 को मैं इसलिए नहीं लूंगा, 15 भाज्य संख्या है क्योंकि उसमें 3 का भाग भी जा रहा है, उसमें 5 का भाग भी जा रहा है, उसमें 15 का भाग भी जा रहा है, उसमें 1 का भाग भी जा रहा है। केवल 2 संख्या का भाग जाना चाहिए, 1 या उसी संख्या का, वे कहलाती है अभाज्य संख्या। तो अब आगे आ जाएगा 19। 11 में 11 का जाएगा, 13 में 13 का जाएगा, 17 में 17 का, 19 में 19 का अभाज्य संख्या है।
अब बात कर लेते हैं, यहां लिखा मैंने 21 से लेकर 30 वाला। 21 से 30 वाले सेक्शन में कौन कौन सी संख्या आती है यहां देखिएगा आप। सबसे पहले बात कर लेंगे अपन 23, क्योंकि 21 में 7 का भाग भी जाता है, 3 का भी चला जाता है। 22 वैसे आपको पता है डिविजिबल है, 23 डिविजिबल नहीं है, 23 अभाज्य संख्या है। और 23 के बाद अपन बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ केवल 29। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि 27 अभाज्य संख्या, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 27 में 3 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, 27 का जाता है और 1 का जाता है, 4 संख्याओं भाग जा रहा है, इसका मतलब भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ 23 और 29। अब बात करते हैं यहाँ 31 से लेकर 40 में। तो देखिए 31 से 40 वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है 31, उसके बाद आता है 37, 31 और 37। ठीक है, उसी प्रकार अपन बात करते हैं 41 से लेकर 50 वाले सेक्शन में। तो 41 से 50 में आता है अपने पास में 41, उसके बाद आता है 43 और उसके बाद आता है 47। ठीक है, 49 7 से डिविजिबल है, ध्यान रखें। इसी प्रकार बात करेंगे 51 से लेकर 60 में। तो देखिए 51 से 60 में कौन कौन सी आती है। 51 से 60 में आ जाएगा 53 और हमारे पास में आ जाएगा 59। 57 डिविजिबल है, ध्यान रखिए, 3 से डिविजिबल है और 19 से डिविजिबल है, तो 53 और 59 अभाज्य संख्या है। 61 से लेकर हम 70 की बात कर लेते हैं। 61 से 70 में देखिए कौन कौन सी आती है, अभी आपको पता चल जाएगा। 61 से 70 की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है 61। ठीक है, उसके बाद आता है 67। बस ये दो संख्या नजर आएगी, क्योंकि देखो 62 डिविजिबल है, 63 में 3 का भाग चला जाएगा, 64 डिविजिबल है, 65 डिविजिबल है, 66 डिविजिबल है, 67 में किसी का भाग नहीं जाता है, 68 में चला जाता है, 69 की बात करेंगे तो 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 71 से लेकर 80 के अंदर। 71 से 80 में आता है एक 71, एक आ जाएगा 73 और एक आ जाएगा 79। याद रखिएगा 71, 73, 79। इसी प्रकार अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां लिखते हैं 81 से 90 वाले सेक्शन में। तो यहां हमारे पास मिलेगा 83 और 89। 83 और 89 दो संख्या आपको मिलेगी। 87 में 3 का भाग चला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार बात करेंगे अपन 91 से लेकर 100 में। तो यहां एकमात्र संख्या आएगी, वो आएगी 97। तो इस प्रकार आप काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं 25 संख्या 1 से लेकर 100 तक सभी अभाज्य संख्या, यानी 25 अभाज्य संख्या, वो मैंने आपको सामने लिखे, बिल्कुल काउंट करके बता रहा हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक सभी जो 25 अभाज्य संख्या है वो मैंने सामने लिख दी है। आप एक बार जरूर इसकी कॉपी कर लीजिएगा। जो 9वीं 8वीं परिभाषा लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं से अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, से अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी ऐसा संख्या, से अभाज्य संख्या संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक का भाग पूरा पूरा जाता है, केवल एक का भाग पूरा पूरा जाता है, केवल एक का भाग पूरा पूरा जाता है। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे देखिए मैंने यहां लिखा 2 और 3, ये से अभाज्य संख्या है। कैसे पता चला, क्योंकि भाई देखो 2 का भाग 2 में तो जा रहा है लेकिन 3 में नहीं जा रहा है, 3 का भाग 3 में तो जा रहा है लेकिन 2 में नहीं जा रहा है। तो इस जोड़े में किसका पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें 1 का भाग पूरा जाएगा। 1 दूनी 2 होता है और 1 तिया 3 होता है, तो ये जो कहलाता है वो से अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए मैंने यहां लिखा 5 और 7, ये से अभाज्य संख्या है। कैसे पता चला, देखिए भाई इसमें 5 का भाग तो जा रहा है लेकिन 7 में नहीं जा रहा है, 7 में 7 का तो भाग जा रहा है लेकिन 5 में नहीं जा रहा है। तो यार हमें एक ऐसी संख्या लेकर आना पड़ेगा जिसमें दोनों का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो वो कौन सी संख्या रहेगी, 1। यानी हम कह सकते हैं इनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा। जैसे देखिए 5 में 1 का भाग देंगे, 1 5 5 होगा। इसी प्रकार 7 में देंगे, 1 7 7 होगा। तो यानी 1 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये से अभाज्य संख्या कहलाती है। इसी प्रकार मैंने थोड़ा आगे लिख दिया, मैंने लिखा 11 और 13, बिल्कुल यह भी एक प्रकार से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। तो ऐसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक केवल 1 होता है या फिर उस संख्या में केवल 1 का भाग जाता है, वह कहलाती है से अभाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर।
उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसमें से हम पहला प्रश्न पढ़ने जाएंगे। वो पढ़ने जाएंगे कि प्राकृत संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। जैसे देखिए भाई, मैंने यहां लिखा, समझने की कोशिश करना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और इसी प्रकार मैंने लिखते हैं यहां पर 10 तक। मैं कहता हूं कि 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए इसका लैंग्वेज ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 और 10 तक। या फिर इसका लैंग्वेज ऐसे भी आ सकता है, देखिए 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। सभी प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। संख्या का योग कितना होगा। देखो ये लिखा, लैंग्वेज सुनना आप, एक ही प्रश्न की लैंग्वेज क्या क्या सकते हैं। या तो वो ऐसा देगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और 10 तक, या फिर वो लैंग्वेज देगा 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। या एक और लैंग्वेज क्या बनती है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। देखिए आप प्रश्न का लैंग्वेज सुनिएगा, तीनों प्रश्न एक ही चीज है, तीनों का आंसर एक ही आने वाला है। मैंने लिखा, पहला जो आपको नजर आ रहा है वो है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और रेगुलर लिखा मैंने 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ लिखा 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा और यहाँ लिखा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। इन सभी प्रश्नों का जवाब देने का एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लिखना होगा n, उसके बाद लिखना होगा n+1 और फिर आपको डिवाइड करना होगा सदैव 2 का। किसका डिवाइड करना होगा, 2 का। देखिए n+1/2। अब n क्या है, n का मतलब होता है कि यहां पर देखो, यहां पर 1 से शुरू हो रही है, अंतिम संख्या कौन सी है 10। यहां पर 1 से शुरू हो रही है, अंतिम संख्या कौन सी है 10। और यहां पर क्या बोला, प्रथम से शुरू हो रहा है, संख्या कौन सी नजर आ रही है 10। तो कहीं ना कहीं हमारा जवाब ये बनता है कि यहां पर लास्ट डिजिट है 10, यहां पर लास्ट डिजिट है 10 और यहां पर लास्ट डिजिट है 10। यानी आपको जो संख्याओं का समुच्चय दे रखा, उनमें जो संख्या है वो 10 है। तो आपको n की जगह लिखना 10, फिर आपको 10 में 1 जोड़ना है और आपको 2 का डिवाइड करना है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 10 × 11/2, 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 11 को 5 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 55। तो 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा 55। तो इसका जवाब भी होगा 55। ठीक है, 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका जवाब भी होगा 55। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका जवाब भी होगा 55। तो उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये जो 3 बेसिक एग्जाम्पल मैंने अलग अलग लैंग्वेज के दिए हैं, बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों का खजाना। देखिए हम बात कर लेते हैं। अब मैं आपको सामने बहुत ही महत्वपूर्ण 3 प्रश्न लेकर आ गया हूं, लेकिन उम्मीद तो मैं उतनी ज्यादा करूंगा क्योंकि जब आपको मैंने बेसिक पैटर्न समझाया है तो आपको यहां पर शॉर्ट पैटर्न लगाना है और बिल्कुल इन प्रश्नों के जवाब देना है। जैसा कि स्क्रीन पर पहला प्रश्न नजर आ रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 200, बी ऑप्शन दे रखा 210, सी ऑप्शन दे रखा 420 और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। इसी से प्रकार के वहां प्रश्न आने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 820, 420, 1020 और इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न दे रखा है प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ऑप्शन दे रखा 1040, बी ऑप्शन दे रखा 1080, सी ऑप्शन दे रखा 1035 और डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सभी तीनों प्रश्नों को आपको बिल्कुल अध्ययन करना होगा और उसके बाद आपको इन प्रश्नों का कमेंट करना होगा। जिनको सबसे तेज इन प्रश्नों का जवाब आता है, बिल्कुल आप कमेंट करने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करें। हमारा प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए देखो, जिनको आ रहा वो तो करते चले और जिनको नहीं आ रहा मैं यहां समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप प्रश्न की कॉपी करें कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न का जवाब कैसे देंगे, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहां चल रहा है प्रथम और यहां चल रहा है 20, तो इसका तरीका यहां देखिएगा। हमें पैटर्न यूज करना है n+1/2। आपसे पूछा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो 20 n20 है, 20 में 1 जोड़ेंगे 21/2, यहां से काटेंगे हमारे पास आ जाएगा 210। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 210। तो हमें यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा 210 होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पर दूसरे प्रश्न की।
प्रथम 40 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। देखिए यहां देखो, आप वापस वही पैटर्न यूज करेंगे, 40 में 1 जोड़ेंगे 41 बटे में 2 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे 820 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 820। तो आपसे बोल रहे हैं कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा 820। उम्मीद तो मैं करता हूं कि काफी बच्चों का सही जवाब आ रहा होगा, लेकिन जिनका नहीं आ रहा है वो यहां देखते चले। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए इसका तरीका क्या होगा, देखिए यहां देखिए प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम लिखेंगे 45 में 1 जोड़ेंगे 46 बटे में 2 से काटेंगे, ये 23 बार कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, 45 और 23 का मल्टीप्लाई करना है, 45 और 23 का मल्टीप्लाई करना। देखिए तीनों पंजे 15 का 5 हाथ से लगेगा 1, 3 चौके 12 और 1 हो गया 13। इसी प्रकार 2 पंजे 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 चौके 8 और 1 हो गया 9। तो हमारे पास हो जाएगा 1035। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा, हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। दोस्तों याद रखें, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो जैसे ही मैं आपको 3-3, 4-4 प्रश्न देता हूं, आप कमेंट करने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहां दे रखा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसका पैटर्न होगा n+1/2, यानी हमने लिखा 20 में 1 जोड़ा 21 बटे में 2, हमारे पास आ गया 210। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं प्रथम 40 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, तो हमने लिखा 40 इंटू 41 बटे 2, इसको काटा 2 से 20 बार, 20 को हमने 41 से मल्टीप्लाई किया 820। अगला प्रश्न दे रखा है प्रथम 45 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, तो हमारे पास लिखा 45 में 1 जोड़ा 46 बटे 2 से काटा 23 बार, 23 को 45 से मल्टीप्लाई किया 1035। तो उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये तीनों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं अगला टाइप। यहां थोड़ा प्रश्न का लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूं, और देखिए लैंग्वेज क्या है। अब मैंने टाइप नंबर 2 तो लिख दिया ऊपर, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 4 की। देखिए सुनिएगा, प्रश्न दे रखा 61 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। लेकिन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जो प्रश्न शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 61, और 61 से चल रहा है कहां तक, 100 तक, और फिर बोल रहा है सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। सुनिएगा प्रश्न का लैंग्वेज क्या कहता है। मैं आपको कह रहा हूं कि जब एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो थोड़ा सा माइंड दौड़ाना बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने इससे पहले आपको टाइप नंबर 1 कराया था जिसमें 4 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन यहां अंतिम संख्या तो 100 है। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं का योग का पैटर्न क्या होता है, इसको देखो आप, n+1 बटे में 2 यहां होता है। अब हमें बोला 61 से 100। देखिए दोस्तों यहां शुरू संख्या 61 हो रही है, तो 61 से पहले वाली संख्या कौन सी गायब है, 60 तक सभी संख्या गायब है, यानी 1 से लेकर 60 तक सभी संख्या गायब है। तो हमें क्या करना होगा, इस पैटर्न को 2 प्रकार से तोड़ना होगा। सबसे पहले 1 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। कहां से, 1 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, और उसके बाद अपन 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। इन दोनों का अगर अपन अंतर करेंगे तो 61 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। जैसे देखिए 1 से 60 का निकालेंगे 60 में 1 जोड़ा 61 बटे में 2 से काटा 30 बार, इसको गुणा किया, यह आ गया 1830। सभी को आ गया समझ में। पहले 61 से छोटी संख्या कौन सी है, जस्ट वहां तक का सभी संख्याओं का योग निकालेंगे, यानी 1 से 60 गुणा 61 बटे में 2। देखिए 61 से छोटी संख्या 60, तो 60 और 61 को गुणा करो, 2 का डिवाइड कर दो। अब देखिए यहां 100 से बड़ी संख्या लेनी है, तो 100 से बड़ी संख्या होती है, यानी आपने लिखा 100 इंटू 101, और किसका डिवाइड दिया, 2 का डिवाइड किया, तो यहां पर कितना आ जाएगा 50, और इसको गुणा करेंगे 5050 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर करना होगा, यानी 5050 में से आपको 1830 को घटाना होगा। 0, 2, 2 और ये 3, तो हमारा सही जवाब होगा 3220। दोस्तों कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आता है आप इसी पैटर्न पे इस्तेमाल कीजिएगा। अभी मैं 5वां, 6ठा और 7वां प्रश्न कराऊंगा, बिल्कुल सेम पैटर्न होंगे। उम्मीद तो मैं करूंगा कि आपको ये पैटर्न बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश करना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको 4था प्रश्न समझ में आ गया तो मैं उम्मीद में करूंगा कि 5वां प्रश्न आप जरूर जवाब करेंगे। हमारा प्रश्न दे रखा 41 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऑप्शन दे रखा 4230, दूसरा ऑप्शन दे रखा 4440, तीसरा ऑप्शन दे रखा 5500, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का वापस एक बार सुन लीजिएगा तरीका। 41 से
100 तक, 41 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए जितना मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसान लैंग्वेज से समझाऊं ताकि आप सभी का ये बेसिक पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप सभी लोग यहाँ देखिए, अभी सभी प्राकृत संख्याओं का योग का पैटर्न क्या होता है? सभी प्राकृत संख्याओं का योग का पैटर्न होता है n+1/2, ये पैटर्न होता है, यही होता ना। देखिए इधर देखो सब लोग, यहाँ देखिए 41 से 100 की बात करें, 41 से 100 की बात करें तो सबसे पहले आपको यहां संख्या नजर आ रही है 41 और यहां पर संख्या आ रही है 100। तो हम क्या करेंगे, 41 से छोटी संख्या लेंगे। 41 से छोटी संख्या कौन सी है? 40। तो हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों गुणा करेंगे। 40 × 41/2। देखिए 2 से काटा 20 बार और इसको इससे गुणा किया, ये आ गया हमारे पास 820। अब देखिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहां 100 आ रही है तो 100 से बड़ी संख्या लो। 100 से बड़ी संख्या कौन सी है? 101। तो हम क्या करेंगे, 100 × 101/2। इसको काटेंगे 50 बार, इसको इससे गुणा करेंगे 5050 आ गया। अब हमें इन दोनों का अंतर करना होगा। तो देखिए दोस्तों यहां देखते हैं, 5050 में से 820 को माइनस करते, 0 3 2 और ये आ गया 4230। तो यहाँ पर हमें किस ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर हमें ये ऑप्शन को राइट करना होगा। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि अब ये जो पैटर्न है बिल्कुल आपको क्लियर समझ